हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10 स्टूडेंट्स, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था और काफी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस पे बेसिक्स डिस्कशन अपने कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक के अंदर इक्वेशंस फॉर्म कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट से, एंड स्टेटमेंट बनने के बाद में उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं तो उसके जो टू रूट्स कैलकुलेट करते हैं, उन रूट्स में से कौन सा आंसर आपके गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और कौन सा आंसर आपके गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो पिछले कुछ क्वेश्चंस में अपने डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में भी वापस कुछ डिफरेंट सिचुएशंस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट द टुडे क्लास एंड हियर इट इज द क्वेश्चन फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन ऑन द बोर्ड। देखिए क्वेश्चन 1 के अंदर क्या स्टेटमेंट लिख रहा है। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length। तो कंपैरिजन क्या हो रहा है? ब्रेथ का कंपैरिजन लेंथ से हो रहा है। 3 मीटर लेस देन वो कंपैरिजन है, तो लेंथ को ब्रेथ को इस बार कंपेयर किया गया है लेंथ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. Find its length and breadth। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन का बेसिक फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से करना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहना चाह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन गिवन है, ठीक है। और लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है क्या कि ब्रेथ जो है वो 3 मीटर लेस देन है लेंथ से। तो फिगर में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये मान लेता हूं कि ये मेरा लेंथ पार्ट है और ये मेरा ब्रेथ पार्ट है। नॉर्मली अपने हॉरिजॉन्टल को लेंथ देते हैं, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। लेंथ ये भी लेट कर सकते हैं और ब्रेथ को इसको लेट कर लिया। अब आप सोचेंगे कि इस लेंथ को, मतलब इस साइड को ऐसे ब्रेथ लेट करने से क्या मतलब है, ताकि डायग्राम में मैं इस ब्रेथ पे किसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आइसोस्केलस ट्राइंगल को। इस ब्रेथ पे आइसोस्केलस ट्राइंगल क्यों रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि जो आइसोस्केलस ट्राइंगल का बेस है, जो आइसोस्केलस ट्राइंगल का बेस है ना, वो आपके रेक्टेंगल का ब्रेथ ही है। जो आइसोस्केलस ट्राइंगल का बेस है वो आपके रेक्टेंगल का ब्रेथ है। तो जो जितना भी रेक्टेंगल का ब्रेथ होगा वो आइसोस्केलस का बेस हो जाएगा। और इस आइसोस्केलस का जो एल्टीट्यूड है, इस आइसोस्केलस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो क्वेश्चन में दे रखा है 12 मीटर। और फिर आपको एरिया में रिलेशन दे रखा है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो आपके आइसोस्केलस जो ट्राइंगल बन रहा है उसके एरिया से 4 स्क्वायर मीटर मोर देन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है ब्रेथ और लेंथ में स्टैंडर्ड कंपैरिजन की। ब्रेथ को कंपैरिजन किया जा रहा है लेंथ से, तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करें तो अपने लेंथ को लेट कर लेंगे x। लेंथ अगर x होगा तो ब्रेथ का एक्सप्रेशन होगा x - 3, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है क्या, ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो मैं इसलिए स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता, इसलिए लेंथ x लेट कर लिया, ब्रेथ को लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं और ये आपका फिगर है जिसको आपको वैल्यूज कैलकुलेट करके और फिर आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन पे अगर बात करेंगे तो सबसे पहले लेट करेंगे क्या इस बार, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर। ओके, अगर लेंथ रेक्टेंगल का x है देन लेंथ रेक्टेंगल का अगर x है देन ब्रेथ भी x - 3 मीटर। कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो पहले एक्सप्रेशन को इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लेते हैं इस बार, क्योंकि डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख नहीं सकते, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर आइसोस्केलस के एरियाज को आपस में कंपेयर किया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ x है, x multiply x - 3, then the expression that will become is x square minus 3x meter square। x के टर्म में यही आएगा, रेक्टेंगल एरिया x square - 3x। आफ्टर दैट बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल का बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल इज इक्वल टू x - 3 मीटर।
क्यों होगा बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल x माइनस 3 मीटर? क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, द बेस ऑफ द आइसोस्केलस ट्राइंगल इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो बेस हो गया आइसोस्केलस का ब्रेथ, जो कि ब्रेथ का वैल्यू एक्सप्रेशन में कितना है, x माइनस 3। हाइट या एल्टीट्यूड जो भी आप लिखते हो कितना है, 12 मीटर। सो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल? एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इज x माइनस 3, हाइट इज 12, 2 to 12 6 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x माइनस 18 मीटर स्क्वायर, 6x माइनस 18 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये है रेक्टेंगल एरिया एक्सप्रेशन और ये है आइसोस्केलस ट्राइंगल एरिया एक्सप्रेशन। यहां पे लिख देता हूं एक बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ताकि इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं रफ करके टॉप ऑफ द बोर्ड स्टार्ट कर दूंगा। तो क्वेश्चन में ये क्लियर लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल x स्क्वायर माइनस 3x इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द आइसोस्केलस ट्राइंगल फॉर्म। और उसकी कंडीशन दे रखी थी आइसोस्केलस कहां बन रहा है, उसका बेस क्या है, ये सब कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन था। तो फिगर से इसको एक्सप्लेन करना और समझना बहुत इजी रहता है कि हाँ क्वेश्चन के अंदर लेंथ ब्रेथ और ब्रेथ पे आपने आइसोस्केलस को रिप्रेजेंट कर दिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द आइसोस्केलस ट्राइंगल। ओके, नाउ लेट ट्रांसफर द वैल्यूज इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये माइनस 18 और प्लस 4 पता चल रहा है ना, माइनस 18 प्लस 4 इज माइनस 14। ट्रांसफर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x माइनस 14, सॉरी RHS में माइनस 14 है, तो LHS में जब चेंज करेंगे तो प्लस 14 हो जाएगा। साइन की बहुत केयरिंग जरूरी है। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट आपको चाहिए 14 प्लस का और मिडिल टर्म में चाहिए 9 माइनस का, तो एडिशन होगा दोनों फैक्टर्स का, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है। उसके बाद में मिडिल टर्म में माइनस साइन चाहिए, तो दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे। तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x कॉमन हो गया, x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर आपका बन रहा है x माइनस 2, x माइनस किसी को भी पहले किसी को भी बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टू वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 7। अब देखिए, अब यहां पे x के जो टू वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों ही पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है 7 भी पॉजिटिव है। तो 2 भी पॉजिटिव अगर है तो 7 तो और 7 भी पॉजिटिव, इसका मतलब अभी तो फिलहाल दोनों पॉसिबल है। अब अभी फिलहाल दोनों पॉसिबल अगर है तो कंडीशन क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2। अगर x का वैल्यू 2 लेट करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब तो ये हो गया, x इज इक्वल टू 2 का मतलब तो ये हो गया कि हाँ जो लेंथ है, सॉरी ब्रेथ यहाँ पे 3 मीटर लेस है ना, तो x2 का मतलब ये हो गया कि जो लेंथ है वो तो आपका हो गया 2 मीटर। लेकिन जैसे ही आप लेंथ 2 से ब्रेथ कैलकुलेट करते हो, जो कि इससे 3 कम है, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, और माइनस 1 ब्रेथ का वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ ये भी नहीं है, इस क्वेश्चन से ये भी समझ में आता है कि सिर्फ x के पॉजिटिव आंसर आने का मतलब नहीं है कि वो फाइनल आंसर के कंडीशन, मतलब वो फाइनल हो गया कि वो भी आंसर होगा, ऐसा नहीं है। x2 पॉजिटिव जरूर आ रहे हैं, लेकिन इस पॉजिटिव वैल्यू 2 से जब ब्रेथ की कैलकुलेशन करते हैं तो 2 में से जब 3 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आपका -1 आ रहा है, और -1 ब्रेथ का वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 जो है वो वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन अगर वैलिड नहीं है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। अब x अगर 7 होगा तो इसका मतलब ये हो गया फिक्स कि x अगर 7 है, हेंस लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर, क्योंकि x आपका लेंथ था और ब्रेथ जो है वो लेंथ से 3 मीटर लेंथ कम है। तो आपका जो ब्रेथ आपने लेट किया था 7 माइनस 3 दैट इज 4 मीटर। इज इट क्लियर? तो आंसर्स अगर पॉजिटिव भी आ रहा है, सो दैट इज नॉट मीन कि वो वैलिड होगा। उस पॉजिटिव के लिए उसके कंपैरिजन में जब दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करता है अगर वो नेगेटिव है, सो दैट कंडीशंस विल नॉट सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट।
तो इसका मतलब वो पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव होके भी पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए फिर दूसरा जो वैलिड आंसर है उसके लिए आपको फाइनल एक्सप्रेशन को लिखना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको एरिया के कॉन्सेप्ट पे कंपैरिजन पे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। लेट मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। क्वेश्चन नंबर सेकंड हियर ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिख रहा है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, अंडरलाइन दिस वर्ड reciprocals, the sum of the reciprocals of the Riemann is in years 3 years from now and 5 years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find their present age. तो यहां पे देखिए रेसिप्रोकल्स का सम करना है कि नहीं करना है, और रेसिप्रोकल्स का सम कौन कौन सी कंडीशंस करना है। रहमान की प्रेजेंट एज से 3 ईयर पहले और रहमान की प्रेजेंट एज का 5 ईयर फ्रॉम नाउ के एजेस का रेसिप्रोकल करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इज लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। रहमान्स का प्रेजेंट एज आपका x ईयर है। अब दो एजेस ले रहे हैं, एक आपको लेना है 3 ईयर्स अगो, तो आप ये लिख दीजिए चाहो तो एक्सप्रेशन में 3 years ago age is equal to x minus 3 years, और कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखे, शॉर्ट में लिख दीजिए 5 years from now, 5 year from now मतलब प्रेजेंट एज से 5 साल बाद में, तो प्रेजेंट एज से 5 साल बाद में होगा x plus 5 years। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाह रहा है कि 3 years ago और 5 years from now जो एजेस है, इन एजेस का रेसिप्रोकल, तो 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 that is given us in the question as 1/3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर द सिंप्लीफिकेशन। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज होती है तो आपको बताया था पहले भी, जनरल कैलकुलेशन जब करते हैं अपने, तो मिडिल टर्म स्प्लिट या कोई भी मेथड अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है, उसके लिए एलसीएम लेना होगा। तो प्रोडक्ट में आएगा x minus 3 x plus 5, x minus 3 एक्सप्रेशन कैंसिल, x plus 5 का 1 से मल्टीप्लाई, दैट विल x plus 5, x plus 5 कैंसिल, x minus 3 बाहर पॉजिटिव है इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं है। नाउ x plus x 2x plus 5 minus 3 plus 2. In the denominator we have to open the bracket. X multiply x square, x multiply plus 5x minus 3 multiply x minus 3 multiply x minus 3x minus 3 multiply plus 5 minus 15 is equal to 1/3. प्लस 5x माइनस 3x प्लस 2x, तो प्लस 2 लिखते हुए डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए पहले डिनोमिनेटर को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2x लिखा है, ध्यान रखिएगा, डोंट गेट एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूज्ड हियर। प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2x माइनस 15, ये तो हो गया 1 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों टर्म्स के साथ 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6, एक के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ पार्शियलिटी मत करना, ध्यान रखिएगा। एक साइड ट्रांसफर करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। लेट्स मूव ऑन। x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इससे ज्यादा सिंपल फैक्टर क्या होगा क्वाड्रेटिक के अंदर, इससे ज्यादा सिंपल फैक्टर कुछ हो ही नहीं सकता। और क्वेश्चन में लास्ट में सिर्फ प्रेजेंट इज पूछा है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। क्या बन रहा है फैक्टर 7 और 3, तो 7 और 3 अगर फैक्टर बन रहा है तो 7 माइनस का, क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस 4 चाहिए, यस और नो, माइनस 21 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन x लिया, x माइनस 7, सेकेंड 2 में कॉमन 3 लिया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर बन रहा है x प्लस 3, सेकेंड फैक्टर बन रहा है x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर से आंसर हो गया x इज इक्वल टू माइनस 3 और सेकेंड फैक्टर से आंसर हो गया x इज इक्वल टू 7। क्लियर बेटा? फर्स्ट फैक्टर से x का आंसर हो गया माइनस 3 और सेकेंड फैक्टर से x का आंसर हो गया 7। सो अगेन माइनस 3 एज है, तो कंडीशन वही, सिंस x इज द एज ऑफ रहमान्स, so it cannot be negative। जो भी आप लेट करते हो बस वो लिख के उसको लिख दो, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 3 नॉट पॉसिबल। और अगर x इक्वल टू माइनस 3 पॉसिबल नहीं है तो फिर पॉसिबल क्या है, पॉसिबल वही है जो आपको दिख रहा है, कितना
x इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैज x इज इक्वल टू 7, और x अगर 7 होगा तो देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज, क्योंकि आपको सिर्फ प्रेजेंट एज को ही कैलकुलेट करना है, रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चंस में रिलेशन बनता है, रेसिप्रोकल्स करते हैं, उनका सम या डिफरेंस कुछ भी करना है तो सम और डिफरेंस का एक्सप्रेशन बना के एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन रूट्स, एंड देन which one is valid and which root is not valid, that we have to express here. Okay, so let's move on the third question. Here it is the question number 3 on your screen. ये रहा आपके सामने question number 3. Question number 3, the statement is, in a class test, the sum of the Cephal's marks in the mathematics and English is 30. Again, the sum of the two subject marks is 30. दो subject के marks का sum 30 है. After that, had she got 2 marks more in the mathematics and 3 marks less in the English. कुछ भी अगर प्रोसेस होता है, कुछ भी चेंजेस होता है तो वो चेंजेस करने हैं। 2 मार्क्स मोर हो गए मैथ में और 3 मार्क्स लेस हो गए इंग्लिश के अंदर। जो भी प्रेजेंट मार्क्स थे उसमें ये चेंजेस करना है, और ये चेंजेस करने के बाद में जब आप उनका प्रोडक्ट करते हो then the product of the marks would have been 210. ये मार्क्स में जब चेंजेस होंगे तो उसके बाद जब आप उनका प्रोडक्ट कर रहे हो उनके मार्क्स का, then that marks product would have been changed into the value 210. Find her marks in both subject in 2 subject. तो सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल है ही नहीं क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक के अंदर। सो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं जिनके मार्क्स का सम 30 है। सो नेवर लेट द 2 सब्जेक्ट मार्क्स इज कोड x एंड y, कभी नहीं कहना ऐसा। 2 का सम अगर 30 है तो एक x लेट करके दूसरे को x के टर्म्स में कैलकुलेट कीजिए। तो किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को ऑब्टेन कर लीजिए। लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x। अब पीछे यूनिट में लगा देना, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x मार्क्स कुछ नहीं होता, मार्क्स आगे लिख दिया आपने। लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x, देन अगर मैथ्स में x मार्क्स है देन द मार्क्स इन इंग्लिश, अगर मैथ्स में x मार्क्स है तो इंग्लिश में 100% जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 30 माइनस x। क्यों होंगे 30 माइनस x? क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम अगर 30 है तो एक में जितने मार्क्स आएंगे दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए 30 में से माइनस करना होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अननेसेसरी टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स देन x + 2, वो डायरेक्टली लिख देंगे। अब आपको पता है कि जब प्रोडक्ट करना है और जो प्रोडक्ट जो आपके मार्क्स का 210 बन रहा है क्वेश्चन के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स जो 210 बन रहा है वो किस कंडीशन में बन रहा है? डायरेक्टली मार्क्स का प्रोडक्ट नहीं करना है, दोनों के मार्क्स में चेंजेस करने हैं। मैथ्स में तो 2 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, और इंग्लिश में जितने मार्क्स हैं उसमें से 3 मार्क्स लेस हो गए। अच्छे से रीड कर लेना, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। नाउ लेट डू द प्रोडक्ट। तो पहले x + 2, 30 माइनस 3, 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। ओपन द ब्रैकेट, 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x फ्रॉम RHS प्लस 210 चेंज इनटू माइनस 210। सबसे पहले x स्क्वायर का टर्म माइनस में है, लिख दिया। 27 माइनस 2, 25x लिख दिया, प्लस का 54 माइनस का 210, तो डिफरेंस आएगा माइनस में। 10 माइनस 4 6 हो गया, 10 माइनस 5 5 हो गया, 156 हो गया, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 के बाद में माइनस में अगर x स्क्वायर है तो साइन को चेंज करना है। x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। क्लियर पॉइंट याद है? अब जब स्मॉल नंबर्स होते हैं तो कैलकुलेशन, जैसे ये शायद अगर आप लोगों को याद हो तो पहले भी आया था, उस समय कंडीशन थी 156 लाने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे जो आपका कंडीशन वो 12 और 13 से सेटिस्फाइड हो जाएगा। 12 इंटू 13, क्योंकि प्रोडक्ट चाहिए प्लस का, प्रोडक्ट किसका चाहिए? प्लस का, और मिडिल टर्म में किसका चाहिए? 25 माइनस का। तो दोनों के साइन माइनस क्यों होंगे? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट हो जाता है पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव का एडिशन होकर साइन माइनस का रहता है। तो इस कंडीशन में पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? 13 एंड 12, एंड बोथ आर ऑफ माइनस साइन, बोथ आर ऑफ माइनस साइन। तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0।
और इसमें कोई इसका कोई मैथमेटिक्स रूल नहीं है, जनरल प्रैक्टिस है कि 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन के डिफरेंट पेयर्स बनाते रहो, उनमें चेक करते रहो कि कौन से अलग अलग दो नंबर्स रखे जिनका, क्योंकि प्रोडक्ट तो वो करेगा, मेन कंडीशन होती है कि एडिशन करने पे क्या चाहिए और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स को आपस में ग्रुप में बनाना होगा, पेयर बनाना होगा कि उनका एडिशन 25 का है। साइन तो दोनों माइनस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू x minus 13 minus 12 x minus 13 equal to 0. So from first the factor is x minus 12, from second factor is x minus 13. अब यहां पे देखिए ये फाइनली वो क्वेश्चन है जब आप ये समझ पाएंगे कि अब जो आपने x के बोथ वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं, क्या क्या x के बोथ वैल्यूज 12 एंड 13, तो x के जो दोनों वैल्यूज आपने 12 और 13 कैलकुलेट कर दिए, तो अब आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये वो क्वेश्चन का कंडीशन है जिसमें x के दोनों आंसर वैलिड है, क्योंकि x की वैल्यू 12 और 13 दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मार्क्स नंबर पॉजिटिव ही आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स पे कोई डिस्कशन नहीं है, मार्क्स नेगेटिव ही होता है जब नेगेटिव मार्किंग होती है किसी में। तो 12 और 13 में हो गए ये कंडीशन। अब 12 और 13 दो आंसर्स अलग अलग कैसे कंडीशंस में एडजस्ट करेंगे, when x is equal to 12, अगर x का वैल्यू 12 है तो x 12 होने पे अगर x वैल्यू 12 लेते हैं तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स में मार्क्स तो है वो तो है 12 है, और जो मार्क्स है इंग्लिश के अंदर, मार्क्स इन इंग्लिश वो हो जाएगा 30 minus 12 is equal to 80। और अगर यही x का वैल्यू 13 है तो वैलिड तो ये भी है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो यही सेम कंडीशन मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो ये दो पॉसिबल आंसर होते हैं इस गिवन क्वेश्चन की कंडीशन में, दोनों आंसर पॉसिबल है कि 12 अगर मैथ्स में है तो इसका मतलब इंग्लिश में 18 है, और अगर 13 मार्क्स मैथ्स के अंदर है तो फिर इंग्लिश के अंदर मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 minus 13 17। ये दोनों नंबर्स, ये दोनों मार्क्स आपकी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, क्योंकि 12 और 18 का सम 30 होता है, और 12 में से क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि 2 मार्क्स कम कर दो, तो 12 में से 2 मार्क्स कम कर दिए, कितना हुआ 10, 18 में 3 मार्क्स बढ़ा दो क्योंकि इंग्लिश में 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो 18 + 3 21, तो 21 into 10 210 हो रहा है प्रोडक्ट सेटिस्फाई। इस कंडीशन को चेक करते हैं, मैथ्स में 2 मार्क्स कम करो तो 13 में से 2 कम हुआ तो 11 हो गया, इंग्लिश में 3 मार्क्स बढ़ाओ तो 20 हो गया, फिर 20 इसमें से 3 मार्क्स ऐड करने हैं, हाँ तो 17 + 3 कितना हुआ 20, और मैथ्स के अंदर जो 13 मार्क्स है इसमें से 2 मार्क्स कम करोगे कितना होएगा 11। 11 को अगर 20 से सेटिस्फाइड करते हो तो कंडीशन आपका सम कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, हो रहा है। देखो इस कंडीशन को भी चेक करवा देता हूं मैं आपको कि क्वेश्चन में जैसे आपसे कहना चाह रहा है कि मैथ्स में 2 मार्क्स आपके मैथ्स में 2 मार्क्स इंक्रीज करने हैं, गलत बोल दिया मैंने, मैथ्स में 2 मार्क्स इंक्रीज करने हैं और इंग्लिश में जो है वो 3 मार्क्स कम करने हैं, तब आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। मैथ्स में 2 मार्क्स मोर है मतलब ये 14 हो गया, और ये 3 मार्क्स करने पे 15 हो गया, तो 14 into 15 210 होता है, प्रोडक्ट कर लीजिएगा, इसमें फिर 2 मार्क्स बढ़ा दीजिए तो ये 15 हो गया, इसमें 3 कम कर दीजिए तो ये 14 हो गया, तो 15 into 14 फिर 210 हो जाएगा। तो पहले गलत बोल दिया था, मैथ्स के अंदर मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज नहीं हो रहे, तो ये दोनों आंसर वैलिड है, 12 और 18 मार्क्स और 13 और 17 मार्क्स, लेकिन डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। सिर्फ 2 आंसर से मतलब नहीं है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, वो कंडीशन हमेशा स्टैंडर्ड सही होना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन 4 इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 नंबर is 180. The difference of the squares of 2 number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the 2 numbers. So basic concept of the question is that the difference of the squares of 2 number is the 180, and one of them is a larger number and one of them is a smaller number. तो स्क्वायर्स का अगर डिफरेंस है तो डायरेक्टली अगर सिर्फ वेरिएबल एक्स लेट करता हूं तो अदर एक्सप्रेशन लिखना और उसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा,
तो यहां पे वेरिएबल x के साथ वेरिएबल y को भी अपने क्वेश्चन की कंडीशन में लेट करते हुए चलते हैं. लेट larger number be x and smaller number be y. ये आपका कंडीशन हो गया कि लार्जर नंबर x है, स्मॉलर नंबर आपका y है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन है नंबर्स के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में है आपका 180. तो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द larger number. Square of the smaller number, that is the y square, is equal to 8 times the larger number. So larger number is 8x, and this one is the equation number 3. So what we will do? Put equation 2 in equation 1. After substituting equation 2 in equation 1, what the expression will form? X square minus 8x is equal to 180. Change change plus 180 into minus 180 in the LHS part. So the quadratic form is x square minus 8x minus 180. Now let's do the split middle term. Easily we can do the factorization. Minus 18 plus 10x minus 180 is equal to 0. Take x common, x minus 18, 10 common, x minus 80 is equal to clear. So first factor is x plus 10. Second factor is x minus 18 is equal to 0. So from the first x is equal to minus 10, and from the second x is equal to 80. So here are the two values of the x. One is the value as minus 10 or other is the value as 80. So in the question it is only given us as the two numbers. So numbers may be positive, may be negative. There is no problem in the negative of a number, क्योंकि सिर्फ numbers के बारे में बात हो रहा है. तो अभी तो ये आंसर्स दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन अभी दोनों पॉसिबल आंसर के लिए अपने को अदर नंबर y को कैलकुलेट करना है. तो अदर नंबर अगर y को कैलकुलेट करना है तो x इज इक्वल टू माइनस 10 को अपने इक्वेशन में पुट करके और y का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना होगा. तो y का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट करना होगा. तो कंडीशन अप्लाई करते हैं. इफ x इज इक्वल टू माइनस 10 पुट इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 में अगर पुट करते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई माइनस 10, हाउ मच? माइनस 80. So when we will eliminate the square and on the other side root will be there, and in the root if there is any negative number, inside the root if there is any negative number which is not defined. रूट के अंदर नेगेटिव एक्सप्रेशन कभी भी डिफाइन नहीं होता है. तो कभी भी अगर डिफाइन नहीं होता है इसका मतलब जो आंसर आप कैलकुलेट कर रहे हैं x माइनस 10 के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल. ये आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है. तो जब ये आंसर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब फाइनली पॉसिबल आंसर क्या होगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 18, और x अगर 18 है तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, 8 8 is 64, 8 plus 6 40, 144. Element the square, put the under root, and whenever root will be there, sign of the plus and minus will be there. अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, तो बेटा रूट के अंदर नेगेटिव जब डिफाइन ही नहीं है, सो y विल टेक द पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन. सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 144, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12. सो अगेन positive 12 is also possible and negative 12 is also possible. That means hence two numbers are, what are the two numbers? 18 comma 12 or 18 comma minus 12. The two numbers are 18 comma 12 or 18 comma minus 12. So here it is the answer of the two numbers that is given us in the question. Get it students? तो इस तरीके से आपको दो नंबर्स के अंदर स्क्वायर्स का जब डिफरेंस होता है, मतलब किसी भी कंडीशन में अगर स्क्वायर्स का डिफरेंस करना है, so always try to consider that values of variable x and values of variable y in the question. If it is only difference, then one value is x and the other with compared to either it is x plus
or either it is x minus. So let's move on with the next question. Here it is the question number 5th of today class. See on your screen. The statement in the question number 5 is a train travels 360 kilometer at a uniform speed. ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है और स्पीड यूनिफॉर्म है. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have take 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So yes, what is the requirement of the question? The requirement of the question is to find the speed of the train. So first we will start with the concept. Let speed of train be x kilometer per hour. After that we will calculate time taken by train to cover 360 kilometer is equal to, that expression I am giving as T1 360 upon x hours. Why it is so? Because if the speed is x and distance covered is 360, so the required time is 360 upon x hours, by which formula t is equal to d upon s, time is equal to distance upon speed. When, अब क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं कि स्पीड को कितने से इंक्रीज कर रहा है. स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. व्हेन स्पीड इज 5 किलोमीटर per hour more, new speed. When speed is increased 5 km per hour, या when speed is 5 km per hour more, new speed is equal to x plus 5 km per hour. And then again we will calculate time taken by train to cover 360 kilometer. The time is T2 is equal to 360 upon x plus 5 hours. Okay students, so the time formula is the distance upon speed. In the first condition it is 360 upon x, in the other condition it is 360 upon x plus 5. Now the relation that is formed between the T1 and T2. जो T1 और T2 में रिलेशन बनेगा वो क्या होगा कि देखिए कंडीशंस में ये तो आपको क्लियर है कि जो डिफरेंस है टाइम का दोनों टाइम्स के बीच में 1 आवर्स का है. वो 1 आवर्स का टाइम डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जब स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो स्पीड को इंक्रीज करने पे जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो आपका पहले वाले टाइम से कम होगा. जब स्पीड को आपने इंक्रीज कर दिया तो ये जो टाइम T2 एक्सप्रेशन है, लिसन टू मी, जब आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो ये जो आपका स्पीड जब इंक्रीज होता है तो टाइम क्या लगता है? कम लगता है. स्पीड जब इंक्रीज होता है तो टाइम क्या लगता है? कम लगता है. तो ये टाइम कम है और ये टाइम क्या है? ज्यादा है. यस और नो? सो व्हाट द एक्सप्रेशन विल फॉर्म 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1. टाइम डिफरेंस आपका 1 है. एक और वापस से बता देता हूं कि इन दोनों एक्सप्रेशन में से पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा. देखिए स्टूडेंट, एक सिंपल सा पॉइंट है. x वैल्यू यहां पे भी है, x वैल्यू यहां पे भी है. यहां x प्लस समथिंग कुछ भी अगर हो, x प्लस है तो x प्लस होने का मतलब इस x के कंपेयर में ये वैल्यू ज्यादा हो गया. अब ये वैल्यू जब ज्यादा होगा तो दोनों ही डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में 360 है. तो जब न्यूमरेटर वैल्यू सेम होता है और डिनोमिनेटर वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा है तो जो डिनोमिनेटर ज्यादा है उसका जो आंसर है वो क्या आता है? कम आता है. यस और नो? तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि पहले जो टाइम T1 लग रहा था और दूसरे टाइम पे जब टाइम T2 लग रहा है तो ओवरऑल टाइम में T1 ही ज्यादा है क्योंकि आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया है. इसलिए टाइम T1 में से टाइम T2 का एक्सप्रेशन माइनस होकर लिखा जाएगा और इक्वल टू में 1 आएगा. ये जब आप कोई क्वेश्चन सेम फॉर्मेट पे अगर आप ऐसा अटेम्प्ट करते हो कि स्पीड इज रिड्यूस्ड, स्पीड हैड बीन डिक्रीज बाय द 5 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड डिक्रीज होगा ना तो फिर ये T2 टाइम ज्यादा हो जाएगा. देन वी विल राइट T2 माइनस T1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्पीड जब ज्यादा करते हैं तो T1 माइनस T2, स्पीड जब कम करते हैं तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 आवर्स. So before taking the LCM, just first take the common, that is the expression 360 in the numerator. जो 360 numerator में common expression है उसको common ले लीजिए. After taking the common 360 upon
now we will take the LCM as x plus 5 is equal to 1. X to x expression cancel, x plus 5 expression cancel, minus x. From x to x cancel. Okay. Now let's do the product. 360 outside the bracket, inside the bracket multiply 5. So 360 into 5. What expression will form? 360 plus 5 नहीं करना है, 360 into 5 करना है. So 360 into 5, 0, 6 5 are 30, 15 plus 3, 1800. Upon, open the bracket, x square plus 5x. Okay? Now let's do the cross multiply. डिनोमिनेटर को पहले लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और इक्वल टू में यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे आ गया 1800. नाउ लेट चेंज द RHS वैल्यू इनटू द LHS. प्लस 1800 will change into minus 1800. So now no doubt it will not be an easy task to do the factors of the 1800 which we required in the negative. नेगेटिव में रिक्वायर्ड होना चाहिए 1800 प्रोडक्ट, और उनका जो डिफरेंसेस है वो आपका आना चाहिए 5 का, वो भी प्लस में. तो कंपैरेटिवली मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म स्प्लिट है वो डिफिकल्ट हो. तो मिडिल टर्म स्प्लिट अगर पॉसिबिलिटी डिफिकल्ट है, सो आई डायरेक्टली गो फॉर द b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट्स ऑल. 5 स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 18 4 72, 7225. After that x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a minus b value is 5 plus minus under root d. What is the d value? 7225. 7225 upon 2a. A value is 1. So whenever we will go for the quadratic formula, only one difficulty that will be, the one difficult point is that to find the square root of the number. So what number is inside the square root? 7225. For the 7225 square root, how we can simplify in the rough work? That first pair is of the 72. Which number of squares satisfy the 72 values? 8 8s are 64, because 9 square is greater than the 72. And in the second pair, last digit is 5. So only possible for the digit 5 is 5. किसी नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 5 हो, इसके लिए पॉसिबल क्या है? सिर्फ 5 पॉसिबल है. दैट मीन्स ये कंफर्म है. आप इसको फिर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं. जस्ट क्रॉस चेक 85 into 85, you will get 7225. So x is equal to minus 5 plus minus 7225 is 85 upon 2 1 2. First take positive. When we will take the positive number, minus 5 plus 85 upon 2, that is 80 upon 2, 40. On the other side, when we will take negative, either we know that the negative is not possible, but still we have to calculate the two values. दो रूट्स तो निकालनी है. अगर दोनों रूट्स नहीं निकाले तो गलत हो जाएगा. उसके बाद में कंडीशन को लिखना है, सिंस x is स्पीड ऑफ ट्रेन. x आपका क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन. सो it cannot be negative. Okay बेटा, says x is speed of train, so it cannot be negative, and if that value cannot be negative, that means therefore the possible answer of x is 40. If possible answer of x is 40, hence speed of train is equal to 40 km per hour. Now suppose that if in this question in the exam we have to, if it is asked in the question, find the time taken by the train to complete this journey. Also find the time taken by the train to complete this journey. Then what we will do? How much distance that is covered by the train? 360. What is the speed of the train? 40. So time required is 9 hours. Okay, that the original time which is required for the train to reach the scheduled point is the 9 hours. So here are the some questions based on the quadratic expressions, in which either we use the quadratic formula or quadratic factorizations method. Okay, so in the next class we will meet with some new questions on the chapter quadratic equation. Take care. Thank you, students.